हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 25 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कई सारे डाउट आपके क्लियर होंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। देखिए, आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। तो ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब से मनाया जा रहा है? 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 2014 से लगातार जो है मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस जो है हर साल 25 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। यह दिन दृश्य कला, संगीत, नृत्य, फिल्म और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों में कलाकारों के अपार योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिवस लोगों की रचनात्मकता, कलात्मकता, अभिव्यक्ति, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों पर जो है कला के प्रभाव का जश्न मनाने का जो है मुख्य अवसर होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है अब ध्यान रखिएगा, 2014 से मनाया जा रहा है। आप सब जानते होंगे, कोई भी जो है हम जितने अच्छी चीजें देखते हैं कोई ना कोई कलाकार ही बनाया रहता है। चाहे आप कोई अच्छा घर देखते हैं, अच्छा चित्रकारी देखते हैं कहीं, तो कलाकार होता। तो उनको महत्व देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके जो है आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिएगा, अब ये कोई कलाकार ही तो ऐसा इस तरह से बनाया होगा, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है 25 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2014 से। देखिएगा कलाकारी किस तरह से कोई किया है, तो ये कलाकार ही है कोई जो बनाया है इस तरह से। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज पहला क्वेश्चन का है, ये देखिएगा, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 69वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 69वां सदस्य जो है विकल्प में कौन बन गया है? तुर्की, लेबनान, इजराइल, केन्या। सही उत्तर आपका रहेगा इजराइल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, अभी तक हम लोग कई बार अभी इसके पहले तक बताया आपको कि ADB के जो है 68 सदस्य देश हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र से जो है 68 सदस्य हैं। खाली एशिया से नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक में जो है जितने सदस्य हैं केवल एशिया से, तो ये बात एकदम गलत है। एशिया और पैसिफिक क्षेत्र से भी है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका कौन सा 69वां सदस्य कौन सा बन गया? तो इजराइल। इजराइल ने जो है ये प्रस्ताव जो है 2022 में ही दे दिया गया था कि हमें भी एशियाई डेवलपमेंट को जो है विकास बैंक का जो है सदस्य बनाया जाए। तो ये प्रस्ताव जो है अब पास कर दिया गया है। अब उसको इजराइल को जो है 69वां सदस्य बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1966 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कई सारे रिपोर्ट देता है, कई बार जो है हम पढ़ाए हैं आपको कि जो अपने यहाँ किसी कार्य के लिए जो है इन्होंने इतना $500 बिलियन का जो है ऋण दिया। तो इस तरह से कई बार आपको पढ़ाए हैं। तो वहां आपको 68 सदस्य बताया है, लेकिन अब यहाँ 69वां सदस्य हो गया, 69th। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तत्वाधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को जो है मंजूरी दी है? तो विकल्प में 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। सही उत्तर आपका रहेगा दूसरा 1000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। स्पेस क्षेत्र को जो है, स्पेस वाले जितने कंपनी स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहुंच बनाने के लिए इसको जो है 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेंचर कैपिटल फंड जानिए क्या होता है? यह एक संयुक्त निवेश साधन है जो स्टार्टअप और जो है स्टार्टअप होता है और मध्यम आकार की कंपनियों में जो निवेश करता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है जैसे अल्पसंख्यक इक्विटी हिस्सेदारी जो है खरीदने पर जो है इसमें खरीदा जाता है और जिससे जो है इसको बूस्ट मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसको बढ़ाने में जो है ये मदद करता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखिएगा, एक संयुक्त निवेश साधन है ये वेंचर कैपिटल फंड।
तो इसके बारे में देखिएगा, प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपए के जो है वेंचर कैपिटल फंड के उपयोग की अवधि फंड के संचालन की शुरुआत की वास्तविक तारीख से जो है 5 वर्ष तक मतलब करने की योजना है। तो ये मतलब 5 वर्ष के लिए लागू होगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने वेंचर कैपिटल फंड जो है ये जो लागू किया गया है इन स्पेस के तत्वाधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने वर्ष के लिए होगा। तो 5 वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपया का 5 वर्ष के लिए। तो इससे लाभ क्या होगा, इससे प्रॉफिट क्या होगा, तो लाभ देखिएगा क्या होगा इससे। तो विकास के बाद के चरण के लिए अतिरिक्त धन को जो आकर्षित करके गुणक प्रभाव पैदा करने हेतु पूंजी निवेश, ताकि निजी निवेशकों में विश्वास पैदा हो सके, या और भारत में जितने भी बस अंतरिक्ष कंपनियां बसी हैं उसको बनाए रखना और भारतीय कंपनियों को विदेशों में बसाने की प्रवृत्ति से जो है निपटना, ये चीज आपको बता ही दी है। और अगले 10 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 5 गुना विस्तार के लक्ष्य को हासिल करने हेतु तो निजी अंतरिक्ष उद्योग के विकास में जो है तेजी लाना, यानी अगले 10 वर्षों में कितना बढ़ोतरी करना है, 5 गुना बढ़ोतरी करना है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है प्रगति को जो है बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को जो है मजबूत करना इम्पोर्टेंट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को जो है बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना। तो इसलिए इस फंड को जो है मंजूर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है, विकल्प में उर्मिला चौधरी, गीता गोपीनाथ, सौम्या सोनिक, माधुरी बुच। सही उत्तर आपका रहेगा पहला उर्मिला चौधरी। ये नेपाली हैं, नेपाल के हैं। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता के लिए। तो नस्लीय भेदभाव को कम करने के लिए जो है इनको दिया गया। तो इनके बारे में डिटेल जानिए कि नेपाल की उर्मिला चौधरी को जो है नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। और ये क्या कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने 42 सहकारी कंपनियों के माध्यम से पूर्व बंधुआ मजदूर जानते होंगे आप, जिनको जबरदस्ती काम कराया जाता है, को सशक्त बनाने के लिए फ्रीड कमलारी डेवलपमेंट फोरम, ये इसका फोरम जो है बनाया गया है, उसकी सह स्थापना की थी। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेपाल की जो है उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड दिया गया है। ये देखिएगा उर्मिला चौधरी हानर्ड विद ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है उर्मिला चौधरी। और ये जो है कौन देता है, तो अमेरिका यूएसए का सेक्रेटरी द्वारा दिया जाता है इसको। ये देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी द्वारा दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है जो है उर्मिला चौधरी। तो ये देखिएगा ये अवार्ड इनको जो है मिल रहा है। अगला देखिएगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। तो ये जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये 2 वर्ष में हो रहा है। तो अब की बात 16 का जो है ये आयोजन कहाँ हो रहा है, तो किस देश में शुरू हुआ है। तो विकल्प में कोलंबिया, बेलारूस, ब्रिटेन, केन्या। सही उत्तर आपका रहेगा कोलंबिया। कोलंबिया में जो है ये आयोजन शुरू हुआ है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। कोलंबिया का एक शहर है कैली। तो कैली शहर में जो है इसको शुरू किया गया है। कब से कब हो रहा है, तो याद रखना है आपको। ये जो है शुरू हो गया है और कब तक चलेगा, 1 नवंबर तक ये चलेगा। 21 तारीख से लेकर शुरू हो गया है और 1 नवंबर तक ये चलता रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कैली शहर में, कोलंबिया के कैली शहर में। तो इसको डिटेल देखिए। कोलंबिया के कैली शहर में जो है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक ये इसका आयोजन हो रहा है। COP 16 देखेंगे, COP 16 जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे कम करने की प्रतिबद्धताओं पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1992 में 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी जो बायोडायवर्सिटी होता है, जैव विविधता, BD बायोडायवर्सिटी, इसको जो है बूस्ट देने के लिए, इसको कम करने के लिए, कि बायोडायवर्सिटी जो कम करने का मतलब यह है कि जो बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए, और बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये सम्मेलन ये जो है आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 1992 से इसको प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो रियो डी जेनेरियो में पहला हुआ था। पिछले वर्ष का जो COP 15 है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है दिसंबर 2022 में जो है हुआ था।
ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। COP15 कहाँ हुआ था? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिएगा, ये कौन सा है? कोलंबिया देश है, दक्षिण अफ्रीका का देश है, और इसकी राजधानी बोगोटा है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये जो है सागर से सीमा साझा करता है। तो ये कहाँ हो रहा है? कैली। ये देखिएगा, ये चीज आप लोकेशन इसको देखा करिए हमेशा। कैली नामक जो है स्थान पे हो रहा है। तो कोलंबिया के कैली, सी से कोलंबिया, सी से कैली, याद रखिएगा। तो ये साउथ अफ्रीका में जो है, साउथ अमेरिका में जो है ये देश है कोलंबिया। यहाँ इसका लोकेशन है, देख लीजिए। तो मतलब लोकेशन आप देखा करिएगा, कम से कम दिमाग में लोकेशन देखने से आपको ये चीजें याद हो जाती है। कोलंबिया कोलंबिया कितनी बार आपको दिखाया, उसके बाद कितनी बार बोल रहे हैं, तो वो चीजें जो है आप देख भी रहे हैं, तो कितना विजुअल मतलब आपका क्लियर हो जाता है वो क्वेश्चन। इसलिए इस तरह से जो है आपको बताया जाता है। अगला देखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त के तौर पर किसका कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो विकल्प में के सुब्रमण्यम, मृत्युंजय कुमार नारायण, अभिषेक सिंह, मनोज कुमार। सही उत्तर आपका रहेगा मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार जो है नारायण का कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है। इनके बारे में डिटेल देखिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया, एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जनगणना भी जानिएगा, जनगणना जो गृह मंत्रालय के तहत ही कराया जाता है। और तो ये जो गृह मंत्रालय के तहत जनगणना कराया जाता है, तो ये भी जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है, तो ये गृह मंत्रालय के तहत ही कार्य करेगा। ये क्वेश्चन ये भी पूछा कि ये किसके तहत आता है, और दूसरे नंबर जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है। तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में जो है मृत्युंजय कुमार नारायण को 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था। लेकिन अब इनका कार्यकाल जो है 6 दिसंबर 2024 से 4 अगस्त 2026 तक का बढ़ा दिया गया है। आप सब जानते होंगे 2011 में पिछली बार जनगणना हुआ था। अब ये जो है तो 2021 में होने वाला था, लेकिन तो ये कोरोना के कारण से टल गया, और अभी तक जो है जनगणना कोई विशेष रूप से कार्य जनगणना का शुरू नहीं हुआ है। अब देखिए जनगणना कब जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बीज को मतलब राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का जो है आयोजन हो रहा है, बीज को अच्छे बीज का खोज करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए, हाइब्रिड बीज मतलब उत्पन्न करने के लिए, ये सब इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता रहता है। तो इसका कांग्रेस कहाँ आयोजित हो रहा है? विकल्प में नई दिल्ली, वाराणसी, गुरुग्राम, देहरादून। सही उत्तर आपका रहेगा वाराणसी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो है इसको मतलब इस राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन हो रहा। तो इसको जो है देखिएगा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन इसको आयोजित कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर मतलब वो मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। द्वारा जो 28 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। तो 28 से 30 नवंबर तक ये याद रखिएगा आप। कहाँ होगा? वाराणसी में, आपको बता दिए। कार्यक्रम का आयोजन जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र तथा जो एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र है तथा राष्ट्रीय बीज यहाँ वाराणसी में और तथा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से इसको किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाराणसी में। आप जानिएगा चावल अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का एक संस्थान है, क्षेत्रीय संस्थान यहाँ वाराणसी में है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य होगा भारत में जीवंत और समता मूलक बीज क्षेत्र का जो है रोड मैप बनाने के लिए नीति निर्माताओं, किसानों तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ जो है लाना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और ये जो है इसका विषय होगा NSC का बीज क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय सहयोग, भागीदारी और ज्ञान के आदान प्रदान को जो है बढ़ावा देना, इस विषय पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो और डिटेल्स है, देख लीजिएगा। इसके बारे में आपको डिटेल्स हम और प्रोवाइड कर दिए हैं। 13वां है, ये याद रखना है आपको। अगला देखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को जो कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये देखिएगा यहाँ करतार लिखा गया है लेकिन करतारपुर है। ये चीज आप थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव कर लीजिए। करतारपुर कॉरिडोर
करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया? तो विकल्प में है जो है 2026, 2028, 2029, 2030। सही उत्तर आपका रहेगा 2029। यानी 2029 में संसदीय चुनाव होने वाला है। याद करने का तरीका है, तब तक के लिए जो है ये बढ़ा दिया गया है। तो 2029 तक इसको बढ़ा दिया गया। इसके बारे में आप डिटेल देखिए। अब जो है भारतीय तीर्थ यात्री जो है, खास करके पंजाबी लोग जो है जाते हैं, वो सिख लोग, तो भारतीय तीर्थ यात्री अब 2029 तक जो है पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का जो है जा सकेंगे या वहां जाके दर्शन कर सकेंगे। यह समझौता 2019 में हुआ था। आप सब बहुत चर्चा में था, काफी उसको समझौता को आने में कई वर्ष लग गए थे, उसको समझौता को मतलब जो है पूर्ण होने में। तो 2019 में हुआ था। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव, उनकी जो गुरु नानक देव जी ने जो अपने जीवन के आखिरी 18 वर्ष यहीं बिताए थे, इसलिए जो है काफी अच्छा ये प्लेस हो गया सिखों के लिए। ये देखिएगा कितना अच्छा बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये करतारपुर कॉरिडोर। तो ये देखिएगा कॉरिडोर जो है कहां से कहां तक, करतारपुर से, और यहाँ क्या है डेरा बाबा नानक, तो गुरदासपुर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ये चीज क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये देखिएगा ये समझौता हुआ है इस रावी नदी के तट पर, ये करतारपुर है और भारत के जो है इस क्षेत्र से है, भारत के बॉर्डर से यहाँ तक के लिए जाने के लिए ये समझौता हुआ है। भारत सरकार ने ये भी कहा कि जो शुल्क वसूलते हैं वो उसको जो है माफ करते हैं अब, लेकिन देखिए पाकिस्तान मानता है कि नहीं मानता है। तो ये है जो सिख धर्म के जो है संस्थापक गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स जिसे कहते हैं, इसको सिम्बेक्स को क्या कहते हैं? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, SIMBEX। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्री, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको याद नाम से ही आप रट लीजिए। अब आपसे यहाँ पूछ रहे हैं 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा, तो मान लीजिए ये तो पूछ रहा है, ये तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब कम से कम ये पूछे कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत करता है, तो आपको सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर इंडिया। कई सारे एक्सरसाइज जैसे जो है, जैसे काजिंद हो गया, तो कैसे कजाकिस्तान, तो इस तरह से मतलब आप ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के साथ ऐसे होता है, श्रीलंका, तो इसको मतलब याद रख लीजिए, श्रीलंका सॉरी सिंगापुर इंडिया, श्रीलंका इंडिया जो है इसके बीच में एक्सरसाइज होता है। तो कहाँ हो रहा है इसका? विकल्प में कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है ये आयोजित हो रहा है। इसका 2 चरण है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां ये संस्करण है। तो 31वां संस्करण 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक जो पूर्वी नौसेना कमान है विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। और सिंगापुर गणराज्य के नौसेना जहाज जो है RSS टेनासियस, जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल है, सिम्बेक्स 2024 में भाग लेने के लिए भाग ले रहे हैं, मतलब 23 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम आए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में जो शुरू हुआ था, तब से ये लगातार चल रहा है। और अभ्यास ये 2 चरणों में होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक जो है विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण में होगा, बंदरगाह पर होगा। और 28 से 29 अक्टूबर तक जो है बंगाल की खाड़ी में मतलब समुद्री चरण में होगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच जो है रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना, ताकि अंतः क्रियाशीलता बढ़ाई जा सके और समुद्री डोमेन को जो है लेकर मतलब सुधार हो सके। तो ये कई सारे इसके लाभ हैं। ये देखिएगा अभ्यास हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास EMPX का आयोजन कहाँ शुरू किया है? तो विकल्प में है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर सागर, इंग्लिश चैनल। सही उत्तर आपका रहेगा बंगाल की खाड़ी में अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये देखिएगा भारतीय नौसेना के विध्वंसक INS दिल्ली, जर्मन नौसेना के फ्रिगेट बॉर्डन बुरमेटबर्ग और टैंकर फ्रंट मेन ने हिंद महासागर में जो है एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। इन अभ्यासों में क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन, चल रही पुनः आपूर्ति और फायरिंग और सामरिक अभ्यास शामिल है। और बंगाल की खाड़ी में जो है भारतीय नौसेना जर्मन नौसेना के साथ अभिनव समुद्री साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध और जो है उनके बीच अंतर क्षमता को और मजबूत करना है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एक्सरसाइज।
ये देखिएगा एक्सरसाइज का इमेज। अगला है देखिएगा 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब है किस राज्य ने जीता है। ये क्वेश्चन आपसे एक ही तो ये बताया है कि ये गोवा में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी जो है 2024 जो है गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम 3 बार बता चुका हूँ, तो याद रखना है गोवा में हो रहा पहले नंबर। दूसरे नंबर इसका तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक ने। तो इम्पोर्टेंट भी होता है, कर्नाटक जो है 392 अंक ला करके पहले स्थान पे आया है, वही महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है 378 अंक ला करके, और राजस्थान तीसरे स्थान पे है 248 अंक ला करके। इम्पोर्टेंट हो जाता है कर्नाटक पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पर है। ये चीज याद रखना है आपको। ये देखिएगा गोवा टू होस्ट 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, तो ये चीज आपसे कई बार बता चुके हैं। अगला है विटनेस, मतलब साक्ष्य होता है विटनेस, मतलब ये गवाह। विटनेस नामक पुस्तक जो है किस भारतीय खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है, तो शायद आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। विकल्प में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया। सही उत्तर आपका रहेगा साक्षी मलिक। इंपॉर्टेंट हो जाता है साक्षी मलिक से संबंधित ये जो है इन्होंने जो है अपना मतलब आत्मकथा लिखा है, ऑटोबायोग्राफ है विटनेस नाम से। तो ये किनके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो इसको आपको बता देते हैं। ये देखिएगा ये साक्षी मलिक है, ये विटनेस नाम जो है बुक लिखी है, किसके साथ मिलकर लिखी है, तो ये देखिएगा जोनाथन सिल्वा राज। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके साथ जो है ये मिलकर लिखी है। इनके बारे में आप जानते ही होंगे 2016 के रियो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था, पहली महिला बनी थी, और ये जो है पद्मश्री 2017 में इनको जो है दिया गया है पद्मश्री। अभी ये जब दिल्ली में सब लोग धरना दे रहे थे तब आप सब जानते होंगे कितना जो है न्यूज में थे ये लोग। और जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2016 में भी दिया जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट होता है कई सारी उपलब्धि इनके नाम है। तो ये देखिएगा किस तरह से धरने वाला इमेज भी इसमें किस तरह से है, इनको किस तरह से घसीटा गया था। अगला है भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी। तो जो है चौथी परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन है, यस-4 जो है कहां से शुरू किया गया। अब आपसे ये भी पूछा सकता है उसका नाम क्या था, तो यस-4 नाम से इसको लॉन्च किया गया है। तो कहाँ, विकल्प में चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, गोवा। सही उत्तर आपका रहेगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आपका 2-3 क्वेश्चन हो जा रहा है। देखिए तो विशाखापट्टनम से जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा इसके डिटेल्स है कि भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से जो है अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। यह परमाणु पनडुब्बी जो है 3500 किलोमीटर रेंज के साथ 8 जो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है दागने में सक्षम है, और अरिहंत श्रेणी की 6 परमाणु पनडुब्बी रूस की मदद से जो है बनाई जा रही है। इसमें से जो दो परमाणु पनडुब्बियों को जो है नौसेना में शामिल किया गया है। ऐसे INS अरिहंत और INS अरिघाट को शामिल कर लिया गया। अरिघाट को भी अब की साली की मतलब शामिल किया गया है, और यस-4 को अब की शामिल कर दिया गया है, और आधे रमन को जो है कर लिया जाएगा। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं। सेशन कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो है उसको जो है आप जरूर उसका आंसर दीजिएगा। एक बार आंसर देने के बाद आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो, और सेशन पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।